हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डायोड जो पढ़ रहे थे, माइक्रोवेव डायोड, जो क्या एक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। वो पढ़े थे क्या? गन डायोड के बारे में। गन डायोड में हम लोग देखे थे किस तरह वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा था, नेगेटिव रेजिस्टेंस, और किस तरह उसमें भी बन रहा था। तो आज हम लोग फिर से एक डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये डायोड आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि आज जो डायोड पढ़ने वाले हैं वो डायोड पढ़े अब अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस, यानी अवलांचे ट्रांजिट टाइम डायोड जो है वो क्या होता है। तो इस डायोड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आखिर अवलांचे ट्रांजिट टाइम होता क्या है। अगर ये बात अगर हमको समझ में आ जाएगा तो इससे जो डायोड है, इसका टाइप है, वो भी हमको इजी वे में क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायोड को हम समझते हैं कि अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस है क्या। तो ऐसा डिवाइस सबसे पहले इसमें भी जिस तरह से हम लोग गन डायोड में दो तीन क्या हुआ था, कंडीशन था। कितने कंडीशन था? दो तीन कंडीशन था कि उसमें क्या होना कि जंक्शन नहीं होना चाहिए, टीईएम जो प्रिंसिपल था उस पे क्या होना, फॉलो होना चाहिए, और उसको फॉलो होने की जो कंडीशन था उसी तरह से अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस को, जो डिवाइस अगर हम कहते हैं कि ये डिवाइस अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस है, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, एक्सिबिट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और नेगेटिव रेजिस्टेंस तो बनेगा, उसके साथ साथ ये डिले होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी 180 डिग्री के इसमें क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। और किसके बीच में फेज शिफ्ट होगा? तो करेंट और वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का हमको फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। जहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेंगे वहां पे हम देखेंगे कि 180 डिग्री का करंट और वोल्टेज का यहाँ पे फेज शिफ्ट कैसे मिल रहा है। तो अभी बस इतना ध्यान में रखेंगे कि अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस होना जरूरी है इसमें, और 180 डिग्री इसके साथ साथ भी फेज शिफ्ट होना जरूरी है। अब जो डिले होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है वो किसके कारण से होता है? तो उसमें कारण दो रीजन से होता है। सबसे पहला रीजन अवलांचे करेंट मल्टीप्लीकेशन। अब अवलांचे करेंट मल्टीप्लीकेशन और दूसरा ट्रांजिट टाइम थ्रू मटेरियल, यानी अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमको पता चला कि ये जो होता है डिले, चाहे अवलांचे करेंट मल्टीप्लीकेशन के कारण होगा, चाहे तो फिर ट्रांजिट टाइम थ्रू मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसका ट्रांजिट टाइम जो होगा उसके कारण से, यानी उसके ट्रांजिट टाइम क्या होता है, उसमें जो या मूव करेगा यहाँ से यहाँ, उसमें जो टाइम लगेगा दोनों के बीच में, उसी के बीच कैथोड से एनोड, जो भी एनोड से कैथोड जाए में जो टाइम लगेगा उसी बीच को तो हम ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। तो उस ट्रांजिट टाइम है तो वो डेली के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब जैसा मटेरियल रहेगा उतना टाइम लगेगा जाने में। वहां पे देखेंगे कि करंट को वहां पे, जैसे अगर हाई रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं तो कितना करंट मिलता है, कम मिलता है। लो रेजिस्टेंस वही करता है, फास्ट मूव होता है। तो उसी तरह से वो जब लांचे करंट मल्टीप्लीकेशन और ट्रांजिट टाइम थ्रू मटेरियल, ये दोनों को वजह से 180 डिग्री का डिले हमको, यानी करंट और वोल्टेज में फेज शिफ्ट मिलता है। अब जो होता है कि अवलांचे जनरेट कैसे होता है, आखिर अवलांचे करंट जनरेट कैसे होता है। जब हम पढ़ रहे हैं कि अवलांचे करंट के कारण इनमें डिले होता है, तो हमको पता चलना चाहिए ना कि अवलांचे करंट क्या होता है। तब लांचे इज जनरेटेड बाय कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ये समझिएगा टर्म, सबसे बड़ा टर्म यही है, ये टर्म है कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। यानी अवलांचे जो जनरेट होता है कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण क्या होता है, अवलांचे करंट को जनरेट होता है। अब समझिएगा कैरियर मींस जो मेरा कैरियर होगा वो, और इम्पैक्ट आयोनाइजेशन मींस क्या होता है। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मान लिया जिसका अपना एनर्जी होता है, कोई मतलब कोई अपना एनर्जी, कोई इसके पास जो होगा इनर्जेटिक एनर्जी होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी होगा, ये अपना एनर्जेटिक एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। कब लॉस करेगा?
उस टाइम ये लॉस करेगा जब एक नया कोई अदर चार्ज कैरियर वहां पे जनरेट होता है। तो हम देखेंगे कि ये अपना एनर्जेटिक एनर्जी को लॉस करेगा। लॉस करने के बाद उससे क्या होगा, एक नया चार्ज कैरियर क्या होगा, जनरेट होगा, जो एनर्जी को इसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये इम्पैक्ट कैरियर, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन उसी को बोलते हैं कि एक पुराना जो होगा, जो एनर्जेटिक इसके पास एनर्जी जो होगा, वो अपना क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा और एक नया एनर्जी वहां पे दूसरा एनर्जी क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये देखेंगे तो वहां जो जनरेट होता है उस टाइम उसी में क्या होता है, अवलांचे करंट का क्या हो जाता है, यहाँ पे जनरेशन हो जाता है। एक चीज आप बताए कि जब इलेक्ट्रॉन और होल, समझिएगा इस टर्म को क्या है से, जब इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों जब बॉन्ड बनाता, जब जैसे में जब हम लोग पढ़े थे कोई वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड हम पढ़े हैं, तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है से क्या बॉन्ड बना के रहता है। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और एक होल जनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन। यानी रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहाँ पे इसका जस्ट अगर यहाँ बोले तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो होता है रिकॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। रिकॉम्बिनेशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है आयोनाइजेशन। यानी इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो होता है ये जो अपोजिट होता है किसका, रिकॉम्बिनेशन का। यानी यहाँ पे एनर्जी जो होता क्या है, जब इसको हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी और आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन नया जनरेट होता है उसके पास एनर्जी और आ जाता है, जिसके कारण से वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खुद जो है पुराना इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को क्या कर देता है, मतलब कि लूज कर देता है, यानी अपना एनर्जी को दे देता है। किसको देता है, जो नया एनर्जी वह जनरेट होता है, खुद उसको एनर्जी को ये क्या कर देता है, वह जनरेट कर देता है, उसको एनर्जी को ये दे देता है। तो यहाँ इसका जस्ट रिकॉम्बिनेशन के उल्टा होता है ये आयोनाइजेशन। तो कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण अवलांचे करंट को होता है जनरेट। अब जो ट्रांजिट टाइम थ्रू मटेरियल, और ट्रांजिट टाइम थ्रू मटेरियल किसके कारण जनरेट होता है, तो ये होता है मटेरियल में हाई फील्ड डोमेन के कारण। देखेंगे वहां पे जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट इन द हाई फील्ड डोमेन। उस क्षेत्र में हम लोग हाई फील्ड को यूज करेंगे, वहां यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये दोनों रीजन मिलने के कारण क्या होता है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है करंट और वोल्टेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, और क्राइटेरिया इसको फॉलो होना चाहिए कि परसेंस ऑफ पीएन जंक्शन। इसमें पीएन जंक्शन को होना अनिवार्य है। जिस तरह से गन डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं थे, उसी तरह यहाँ पे पीएन जंक्शन का रिक्वायरमेंट एट एनी हाउ जरूरी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, जरूरी है। किसके लिए, अवलांचे ट्रांजिट टाइम डायोड बनने के लिए। उसके बाद जो डायोड यहाँ लगेंगे उसको बाय डिफॉल्ट रिवर्स बायस होना कंपलसरी है। यानी जब तक डायोड रिवर्स बायस नहीं होगा तब तक हम उस डायोड को अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस नहीं बोलेंगे। उसमें एक और क्या होगा, इसमें हाई फील्ड को क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। हाई फील्ड वहां पे किस तरह आरएफ फील्ड को देखेंगे, अप्लाई करेंगे, जिसके कारण से वहां पे क्या होगा, ड्रिफ्ट रीजन में बढ़ जाएगा, होल ड्रिफ्ट अलग हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अलग हो जाएगा। कब, जब हाई फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये इतना कॉन्सेप्ट जो है इतना कम से कम फॉलो होना चाहिए, किसके लिए, अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस के लिए। तो ये 5-6 पॉइंट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों तरह से इसका बहुत ही महत्व ज्यादा है। तो ये इतना जो फॉलो करेगा तब हम कहेंगे वो डिवाइस अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस है। उसके बाद देखते हैं ये अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस यानी टाइप ऑफ एटीटी। एटीटी का मतलब होता है अवलांचे ट्रांजिट टाइम और डिवाइस। तो ये टाइप्स ऑफ अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, ये जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, ट्रैपैक और बैरिक। यहाँ पे इम्पैक्ट, ट्रैपैक और बैरिक जो होते हैं ये 3 आपको क्या है, पढ़ना है। तो इम्पैक्ट जो आपको पढ़ना है इसका पूरा नाम होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन अवलांचे ट्रांजिट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैपैक जो होता है, ट्रैपैक का नाम है यहाँ पर ट्रैप प्लाज्मा अवलांचे ट्रिगर ट्रांजिट टाइम डिवाइस। ठीक है, और बैरिक का नाम है बैरियर इंजेक्शन ट्रांजिट टाइम डिवाइस। तो ये आपका 3 नाम यहाँ पे है। ये 3 नाम में सबसे पहले हमको पढ़ना है, जो सिलेबस में एनालिसिस है
वो है इम्पैक्ट डायोड। इम्पैक्ट डायोड किसको बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इम्पैक्ट डायोड आयोनाइजेशन अबलाजे ट्रांजिट टाइम, इसका पूरा नाम हुआ। ये आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दे। इसका इन्वेंशन हुआ था W.T. रीड ने इन्वेंशन किए थे। और कब किए थे, तो 1958 में किए थे। कब किए थे, 1958 में किए थे। इम्पैक्ट डायोड जो है हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइस है। ये क्या है, हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइस है, यानी हाई पावर माइक्रोवेव पे, यानी यहाँ पे जो पावर होगा हाई पावर डिवाइस पे ये क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये जो ऑपरेट करता है फ्रीक्वेंसी को, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। जिसमें क्या होता है कि 3 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच इसका लगभग क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये ओवरऑल हम लोग क्या देखे, इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इम्पैक्ट डायोड की अब क्या करेंगे, बात करेंगे। इम्पैक्ट डायोड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग देखे। अब इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और ये किस तरह से ये जो हम बता रहे हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, किस तरह होगा अपना, इसका वेव क्या होगा, और ये इसका वर्किंग क्या होगा, इसके साथ हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या। अब जो हम लोग अभी जस्ट देखे वो सब सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, माइंड में याद रखना है। क्या करना है, माइंड में याद रखना है। तो माइंड में याद आपको ये रखना है कि अवलांचे वहां पे किस तरह जनरेट हुआ था। तब लांचे हुआ था इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण, वहां पे अवलांचे करंट क्या हुआ था, जनरेशन हुआ था। और ट्रांजिट टाइम जो जनरेट हुआ था हाई फील्ड डोमेन के कारण जनरेट हुआ था। तो अब यहाँ पे इसको एक इजी में किस तरह इसको वर्किंग को हम समझेंगे। तो इस वर्किंग को समझने के लिए आपको ये अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान देने से पहले कुछ और बात हम बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दे कि अवलांचे ट्रांजिट टाइम जो है डिवाइस, इसका टाइप जो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे इम्पैक्ट डायोड पढ़ रहे थे। इम्पैक्ट डायोड में क्या होता है, इसमें हमको इसको इंस्ट्रक्शन के बारे में जाने, लेकिन इसमें जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या बताया कि जंक्शन होना जरूरी है। डेट मीन जंक्शन होना जरूरी है। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं अभी, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। ये जंक्शन को क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है। डेट मीन ये क्या है, मेरा जंक्शन है। सेकेंड टर्म क्या देखे कि इसको रिवर्स बायस में होना जरूरी है। तो रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते हैं, एनोड टर्मिनल को नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस डायोड हो जाता है। जैसे एनोड को हम नेगेटिव से, कैथोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए हैं, और तो ये डायोड ओवरऑल क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। उसके बाद एक टर्म देखिए कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देना कंपलसरी है, जो कि 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद हमको ओवरऑल जो मेरा देखने को आएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेगा। और नेगेटिव रेजिस्टेंस जो बनेगा वो करंट और वोल्टेज दोनों मिला करके 90 दोनों फेज आउट ऑफ फेज होगा। डेट मीन्स 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज शिफ्ट हमको मिलेगा, जिसके कारण नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेगा। तो हम लोग देखेंगे किस तरह 90 कब मिलेगा, किस पॉइंट पे जाएगा, तो हमको 90 मिलेगा बेसिक। इससे पहले आपको बता दे, आप डायोड, जेना डायोड, यहाँ पे जब अवलांचे की बात आता है तो अवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो जेना डायोड में जनरली हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। जब जेना डायोड हम लोग रिवर्स बायस में बार करवाते हैं, तो यहाँ भी जो हम बार करवा रहे हैं डायोड को किस बायस में, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जब हम बार करवाते हैं तो डायोड जो भी है, मान लिया जाए यहाँ से ये हमको क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है कि डायोड को जब हम वोल्टेज क्या करते हैं, कितनों बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक टाइम क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन कहने का मतलब क्या होता है कि वो अगर एक बार डायोड किया हुआ ब्रेक डाउन कर गया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप कितनों भी वहां पे वोल्टेज क्या कीजिए, बढ़ाइए, और करंट क्या कर देता है, अपने को सैचुरेट कर देता है। तो ये वही केस यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि डायोड जो मेरा बना है ये ऐसे बना है, ये इस तरह से, ये मेरा है, यहाँ पे एनोड टर्मिनल है, ये मेरा कैथोड टर्मिनल है। इसमें P और N दो यहाँ पे मटेरियल मिला हुआ है।
जिसमें एन जंक्शन यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं अवलांचे रीजन। देख लीजिए इसके सामने जो है ये अवलांचे रीजन है और आई मीन्स होता है इंट्रिंसिक रीजन। तो आप इंट्रिंसिक रीजन बहुत अच्छा से जानते हैं, इंट्रिंसिक रीजन को ही यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन बोला गया। इंट्रिंसिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल। यहाँ पे क्या होता है इंट्रिंसिक में क्या होता है इक्वल होता है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि 0 केल्विन पे आ जाए, ये इंसुलेटर के जैसा भी बिहेव करती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि यही से समझ में आएगा। तो ये रीजन को ड्रिफ्ट यहाँ पे अवलांचे रीजन बोला गया। अवलांचे रीजन उस रीजन को बोला जाता है जहाँ पे क्या होता है कैरियर, वहां पे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा? इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होगा। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कैसे होगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो इस पोर्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो आता है इसको हम लोग वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग जब ये सिंपली हम लोग कनेक्टेड किया हुआ, जब कनेक्ट किया हुआ है तो हम क्या करेंगे 400 वोल्ट जो है हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब 400 वोल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जब 400 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हाई पावर की सबसे पहले तो ये वोल्टेज बहुत ही मतलब क्या ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो नॉर्मल डायोड में क्या होता है कि जंक्शन इजिली बेस से ब्रेक कर जाता है। अगर नॉर्मल डायोड रहता तो जंक्शन इजिली बेस से ब्रेक कर जाता। क्यों? कि नॉर्मल डायोड को ब्रेक करने के लिए 0.7 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका इस तरह एक अलग कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसके कारण ये क्या हुआ रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। जब रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाई वोल्टेज इसको बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर जो होगा, माइनॉरिटी कैरियर ध्यान से सुनिएगा, माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो माइनॉरिटी कैरियर जो है वो जंक्शन के क्रॉस क्या होगा मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों? कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट का क्या होता है फ्लो होता है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ माइनॉरिटी कैरियर जो इस सब का होगा एन है, तो एन का मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, सबसे पहले पी को देखेंगे। पी में मेजोरिटी कैरियर होल होता है, तो होल चाहेगा यहाँ पे होल जितना भी रहेगा वो सब नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव यहीं से कनेक्टेड है, सब मेजोरिटी कैरियर इधर आना स्टार्ट हो जाएगा और इधर का मेजोरिटी कैरियर एन जो है इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे देखेंगे एन, यहाँ पे ये क्या है अवलांचे रीजन, ये मेरा ड्रिफ्ट रीजन है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जब इसका माइनॉरिटी कैरियर जो होगा, इसका माइनॉरिटी कैरियर होगा तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा जंक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी माइनॉरिटी कैरियर जो होगा जंक्शन की ओर इधर से भी मूव करना क्या होगा स्टार्ट कर देगा। यानी इसका माइनॉरिटी इधर और मेजोरिटी इधर आ जाएगा। तो जंक्शन की ओर ये क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब जंक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पे एक जो बताया थे कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कि ये मूव करेगा हाई फील्ड जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें पहले डीसी वोल्टेज है और डीसी वोल्टेज पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या गए उस पर सुपर इम्पोज कर दिए। क्या कर दिए? सुपर इम्पोज कर दिए। तो जब सुपर इम्पोज कर देंगे तो वहां पे हाई डीसी वोल्टेज जब वहां रहेगा तो उसमें सिंपली है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा और होल होगा इसका वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। इसका क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। और जब वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज कैरियर का जनरेट हो जाएगा। और जो एडिशनल चार्ज कैरियर जनरेट होगा वो कंटिन्यू प्रोड्यूस होगा, उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो वहां पे बताए थे कि ये अवलांचे रीजन जो है, अवलांचे रीजन ये है, इस अवलांचे रीजन में जो अवलांचे करंट को जनरेशन होगा, जो अवलांचे करंट बनेगा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण बनेगा। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का बना कि जब यहाँ डीसी जो यहाँ पे अप्लाई किए थे इस पे एसी क्या किए
हम लोग सुपर इम्पोज कर दिए। तो जैसे ही ऐसे सुपर इम्पोज किए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि वेलोसिटी इसका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब यहाँ का वेलोसिटी हो गया तो इधर क्या जाने लगा, इधर अपना इधर एन जो होल है होल इधर मूव करने लगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने वाला, मतलब होल ड्रिफ्ट हुआ, ये इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर मूव करने पड़ा। कब? जब यहाँ पे हम लोग अप्लाई किया है आरएफ फील्ड। यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? हाई आरएफ फील्ड। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन यहाँ से क्या हुआ, ये प्रोसेस आपको होल चलता रहेगा और इस प्रोसेस को मतलब कब तक एडिशनल कैरियर जनरेट होगा, जब तक कि ये अवलांचे करंट यहाँ से प्रोड्यूस ना हो जाए। तो एडिशनल कैरियर के कारण क्या होगा, यहाँ पे अवलांचे करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इस टाइम क्या होगा, जब आरएफ वोल्टेज क्या होगा, डायोड यहाँ पे जीरो हो जाए। जब आरएफ वोल्टेज अक्रॉस, जब आरएफ वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं अक्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जो देंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही करंट थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो यहाँ जो जीरो कब आएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर। सबसे पहले यहाँ से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ा। और इस वेलोसिटी बढ़ने के वजह से जो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हुआ, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हुआ, डेट मीन्स एक एडिशनल चार्ज कैरियर की क्या हुआ, जनरेशन हुआ। एडिशनल चार्ज कैरियर की जनरेशन हुआ तो यहाँ से इस जंक्शन के मैग्नेटिक एरिया की वजह से करंट को फ्लो करने लगा। जब ये करंट फ्लो होने लगा, जब इसके वजह से करंट फ्लो होने लगा तो यहाँ से देखें रेजिस्टेंस में क्या हुआ, यहाँ से नेगेटिव की ओर मेरा एक्सिबिट होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तब तक इसके क्रॉस जो वोल्टेज हुआ वो जीरो हो गया और यहाँ से ये करंट क्या हुआ, यहाँ पे करंट इंक्रीज हुआ। कब? जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तब ये देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। डेट मीन्स यहाँ पे जो हो रहा है 90 डिग्री, ये जो देख रहे हैं हम लोग 90 डिग्री को फेज शिफ्ट मिल रहा है। कब फेज शिफ्ट मिल रहा है, जब ये वोल्टेज क्या हुआ, जीरो पे आ गया, यानी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ क्या हुआ, जीरो पे आ गया। तब करंट पल्स में क्या हुआ, हमको ये वेव हमको यहाँ से आया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको ये वेव मिलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट करंट पल्स जो हमको मिला इसके वजह से मिला, यानी अभी जो हुआ ये जंक्शन तक ये यहाँ पे करंट पहुंच चुका है। तो फर्स्ट केस में हमको ये मिला। सेकेंड केस में क्या होगा कि जैसे ही इसमें क्या होगा, करंट पल्स यहाँ पे मान लीजिए कि जंक्शन के क्रॉस तो ये बढ़ते रहेगा, कमना तो है नहीं। आप डिपेंड करेगा कि यहाँ से करंट यहाँ तक पहुंचने में किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और साथ साथ थिकनेस ऑफ मटेरियल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो थिकनेस ऑफ मटेरियल और इसका वेलोसिटी पे क्या करेगा, ये जनरली डिपेंड करेगा। क्यों? ये एक तो पहला कंडीशन की रिवर्स बायस में है, तो पहला कंडीशन है कि ये रिवर्स बायस में है। दूसरा कंडीशन यहाँ से करंट यहाँ तक इसको क्या करना है, फ्लो करवाना है। जब ऐसा होगा तो ये डिपेंड दो पर करे, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पे करेगा, दूसरा थिकनेस ऑफ मटेरियल पे। ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये दो पॉइंट के बाद क्या होगा कि अब यहाँ से लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज होगा और एक ऐसा टाइम पे इसका वोल्टेज पहुंचेगा जो मैक्सिमम नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज पहुंच जाएगा। जब मैक्सिमम नेगेटिव पर इसका वोल्टेज पहुंचेगा तो फिर से 90 डिग्री को हमको क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट मिलेगा। जो कि करंट पल्स कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और ये मिलेगा मैक्सिमम 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 90 डिग्री का मिला भी मैक्सिमम पर, एक मिला भी प्लस या भी जीरो पर, यानी 0 वोल्ट और मैक्सिमम जो नेगेटिव वोल्टेज होगा इस पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे फेज शिफ्ट देखने को हमको मिल रहा है। तो इसको हम लोग देखे कि यहाँ पे 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यहाँ से भी हमको बनेगा तो ये 90 डिग्री। अब ये दोनों फेज शिफ्ट के वजह से हमको पता चल रहा है कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस के क्या हो रहा है, एक्सिबिट हो रहा है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ और ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ, ये देखिए
ये पूरा 90 डिग्री जो होगा हमको फेज शिफ्ट मिलेगा किस पे, तो 2 पे। और यहाँ से ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का यहाँ से क्या होगा, जनरेशन होगा, यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेगा, तब हम कहेंगे ये डायोड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो ये जो बन रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू VD/L। एफ इक्वल टू VD/L, ये फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी VD/L। VD क्या है यहाँ पे, कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन में जितना कैरियर होगा जिसके कारण वेलोसिटी हमको जनरेट होगा, वो वेलोसिटी अपॉन यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट स्पेस चार्ज रीजन। तो ये ड्रिफ्ट स्पेस चार्ज रीजन जो ये पूरा है, ये ड्रिफ्ट स्पेस चार्ज रीजन इसका लेंथ पे और इसका वेलोसिटी पे क्या करेगा, फाइनली इसका फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखे किस तरह से यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस बना, नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सिबिट हुआ कब, फर्स्ट केस में। याद रखेंगे कि यहाँ इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले हाई इलेक्ट्रिक फील्ड गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज हुआ तो ये अपना इधर भागने लगा, ये मेजोरिटी इधर भागने लगा, और माइनॉरिटी कैरियर के कारण यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, और जो वहां माइनॉरिटी कैरियर हुआ वहां से एक नया एडिशनल कैरियर के मेरा जनरेशन होता है, और उसको हम लोग इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के कारण एडिशनल क्या हुआ, कैरियर जनरेशन हुआ, जिसके कारण यहाँ से यहाँ गया। सेकेंड केस में क्या हुआ कि अब लॉन्चेड ट्रांजिट टाइम कैसे हुआ, तो ये इसका मटेरियल पे डिपेंड किया और इसका थिकनेस पे डिपेंड किया। कब, जब यहाँ पे इंट्रिंसिक रीजन में इसका वैल्यू गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो करंट यहाँ से फ्लो होने में टाइम लगने लगा। तो वहां पे ये क्या हुआ, ये डिले हो गया, और फर्स्ट केस में यहाँ पे एडिशनल के कारण ये हुआ। अब ये दोनों डिले हुआ, जिसके कारण से बोलते हैं अब लॉन्चेड ट्रांजिट टाइम जो हुआ से, और इसका इम्पैक्ट आयोनाइजेशन अवलांचेड ट्रांजिट टाइम। फर्स्ट में यहाँ से यहाँ इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हुआ, अब यहाँ से यहाँ ट्रांजिट टाइम हुआ, तो ये दोनों मिला दिए तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ट्रांजिट टाइम डिवाइस इसका पूरा नाम हो गया। तो आपको ये पूरी की पूरी बात तो समझ में आई होगी, कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत होकर के इसको समझे। आप नोट्स पढ़ेगा, नोट्स में हर एक पॉइंट अच्छा से डील किया हुआ। इसके बाद इसका इफिशियंसी की बात आता है, इसके बाद क्या आता है, इसका इफिशियंसी की बात आता है। इफिशियंसी में इसको हम लोग देखेंगे क्या, इसका इफिशियंसी क्या हो सकता है। इफिशियंसी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर इसका फॉर्मूला आप सिंपली लिख सकते हैं कि पावर ऑफ, यानी जो पावर हम लोग एसी को हम देखेंगे तो पावर ऑफ एसी बाय पावर ऑफ डीसी, यानी दो पावर यहाँ पे देखेंगे जिसके कारण हमको इफिशियंसी मिला। अगर यहाँ पे पावर डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो P बराबर V इंटू आई, तो यहाँ पे इस पावर को V इंटू आई के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं, जैसे VAC इंटू IAC लिख सकते हैं, और VDC इंटू IDC, यानी इस टर्म में भी आप पावर को यहाँ पे इफिशियंसी को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी आपको फॉर्मूला हो जाएगा, और ये भी जो भी आपको आएगा वहां से आप देख सकते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, ओवरऑल इफिशियंसी हुआ। इसके बाद आपको पढ़ना, इसका क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन और ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे थियोरेटिकल इफिशियंसी की अगर बात करें, जो अभी पावर इफिशियंसी लिखे हैं, ये 30% और 50% होगा। कब, जब सिलिकॉन यूज करेंगे तब, और गैलियम आर्सेनाइड जब यूज करेंगे तो यहाँ पे 23% होगा। तो क्या देखे, 15% इसे 30% जब ये सिलिकॉन को हम लोग यूज करेंगे तो, और गैलियम आर्सेनाइड अगर यूज करते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड अगर यूज हम लोग करते हैं तो कि कितना मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको हो सकता 23% मिल सकता है। यानी ये अप्रॉक्स ऐसा थियोरेटिकल इफिशियंसी हम लोग देखे हैं, मतलब इसको जब प्रैक्टिकल हुआ होगा तो देखा गया होगा। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि 3 गीगाहर्ट्ज से क्या होता है, ये 100 गीगाहर्ट्ज तक ये काम करता है। तो इसको 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो होता है ये फ्रीक्वेंसी वो होता है। इसका मैक्सिमम पावर जो अगर सिंगल डायोड अगर यूज करेंगे तो सिंगल डायोड यूज 5 वाट हमको क्या मिलेगा एट 30 गीगाहर्ट्ज पे 5 वाट को मिलेगा, और पल्स पावर इसका कितना मिलेगा,
4 किलो वाट मिलेगा। तो इसका क्या हुआ, ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इस पे ये क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस को दिखाता है। उसके बाद अगर अवलांचे ट्रांजिट टाइम डायोड को हम बात करें तो ये इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये वाइड बैंड डिवाइस है, यानी बहुत बड़ा डिवाइस है। इसमें क्या होता है, कवर जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। दूसरा में इसका पल्स पावर क्या है, बहुत ही हाई है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। जब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है, तो ये सुटेबल है, इसलिए सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जिसका एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो यह जो होता है बहुत ही नॉइजी होता है। जब अवलांचे के कारण जब अवलांचे यहाँ पे जनरेट होता है उस टाइम क्या होता है, बहुत ही नॉइजी होता है। कब नॉइजी होता है, जब यहाँ पे अवलांचे में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, तो वहां पे नॉइजी होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ट्यूनिंग रेंज में ये गन डायोड, अगर ट्यूनिंग में अगर इसको यूज किया जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो गन डायोड से ये अच्छा नहीं है। मतलब गन डायोड इससे अच्छा है ट्यूनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो लास्ट हम लोग देखते हैं कि जब ये सब हम कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये जो हम डायोड बनाए हैं तो इसको ऐसे ही बनाया है। इसको डायोड जब बनाया तो इसको हम लोग यूज भी जानते होंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले इसका यूज जो होता है, जो हमारा माइक्रोवेव जनरेटर, अगर हमको जनरेटर के रूप में यूज करना माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो हम इसको इजिली बेस से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा में मॉड्यूलेटेड आउटपुट पावर, अगर हमको आउटपुट पावर ज्यादा चाहिए तो भी हम यहाँ पे क्या इसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिसीवर के लिए लोकल ऑसिलेटर के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और पैरामीट्रिक एम्पलीफायर पंप के लिए भी इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और है नेगेटिव रेजिस्टेंस एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये जो होता है ऑसिलेटर के भी जैसा वर्क करता है और एम्पलीफायर के भी जैसा वर्क करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस जब एक्सिबिट हुआ था तो ये एज ऑसिलेटर वर्क करता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस में ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जनरेट करता है। तो एज ये किसका जनरेशन हुआ, ऑसिलेटर को, उससे पहले ये एम्पलीफिकेशन के जैसा भी ये क्या करता है, वर्क करता है। तो ये हमको दोनों फायदा है। ठीक है, तो ये सब ये क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन हुआ, यूज हुआ। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग अवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस खत्म कर दिए। अब इसको नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, इसका 2 टॉपिक है आपको, क्या है, इम्पैक्ट है और ट्रैपैक्ट है और बैरिट है। तो ये आपको ये लास्ट में बताया जाएगा आफ्टर ये, क्योंकि ये सिलेबस में आपका गिवन नहीं है तो ये आपको बताया जाएगा। बशर्ते आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आपको अगर टाइम बचेगा तो ये आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन ना लेना है कि आप पहले हम लोग सिलेबस की ओर चलेंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा, हम लोग अच्छे से इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। इसका पहले अगर आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को अपलोड होने वाला है वो वीडियो आपको आने वाला है टनल डायोड का। और टनल डायोड भी क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को क्या करता है, एक्सिबिट करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें भी बनेगा। इसके बाद आपको जो वीडियो आने वाला है वो आएगा वैरेक्टर डायोड को, वो आएगा वैरेक्टर डायोड को। और लास्ट में आपका इसको वीडियो आएगा मैसर का। ठीक है, मैसर का। ये 3 वीडियो आने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको बनाएंगे। और ये 3 के बाद मेरा यूनिट खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद मेरा इसमें 2 डायोड हम बच जाएगा। एक पिन डायोड आपको नहीं बताया है अभी, और बैरी डायोड और ट्रैपेड डायोड, ये 3 आपको बचेगा। ये आपको मतलब कि सिलेबस खत्म होने के बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।